हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्ज़ाम पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। कल NHM CHO की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए विज्ञान के और कंप्यूटर के, और उन क्वेश्चन के आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CHO एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में ये पता चला है कि क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ उनका तरीका बदला जा रहा है, जिसके आधार पर क्वेश्चन अपने आप हार्ड बन रहे हैं। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसको समझने का प्रयास करें तो क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जा रहे हैं। आजकल बोर्ड इसी पैटर्न को अपना रहा है। आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो रहेंगे तो बिल्कुल इजी, लेकिन वो पर्सन थोड़े घुमा के देंगे वो, तो ताकि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को आसानी से ध्यान से समझना है। तो करते हैं आज के क्लास की शुरुआत पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है। कल के CHO एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है। ऑप्शन थे, पहला मधुमेह था, दूसरा मलेरिया, उच्च रक्तचाप और गठिया। अब इसमें देखना ये था कि वेक्टर जनित रोग कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको ये पता होता कि वेक्टर किसको बोलते हैं तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल हो जाता था। तो वेक्टर जनित रोग वो होते हैं जो मक्खियों या मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तो इसमें देखो, मधुमेह है, नई आनुवांशिक रोग है, उच्च रक्तचाप भी एक तरह का आनुवांशिक रोग है, गठिया भी एक तरह का आनुवांशिक रोग हो सकता है। लेकिन देखो, मलेरिया कितना एजुकेशन था। मलेरिया मलेरिया किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। तो इसमें पूछा वेक्टर जनित रोग कौन सा है। वेक्टर जनित रोग वो होते हैं, आपको याद रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है, जो मक्खियों या मच्छरों से फैलते हैं। अगर आपको ये पता है कि वेक्टर जनित रोग वो होते हैं जो मच्छर या मक्खियों से फैलते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी था। तो ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी मानव कंकाल को किन दो भागों में विभाजित किया गया है। देखो, खोपड़ी और रीढ़, आपको पता चल रहा था कि ऐसा तो कोई भाग होता नहीं, लेकिन दोनों को आधार पर ही मानव कंकाल को बांटते, क्योंकि उसके बाद में खोपड़ी और रीढ़ के अलावा तो हाथ पैर की हड्डियाँ बचती हैं और बचती हैं हड्डियाँ और उपास्थि। तीसरा देखो, अक्षीय और उपांगीय। कंकाल की बात हो रही है, यहाँ हड्डियों की बात नहीं हो रही थी, पूरे कंकाल की बात हो रही है, ऊपर और निचले अंग। ऐसा भी इसका ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है, इसका उत्तर होता है अक्षीय और उपांगीय। आपको याद रखना है, मानव कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो होता है अक्षीय, एक होता है उपांगीय। क्या क्या होते हैं, एक तो अक्षीय, एक होता है उपांगीय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको देखो ध्यान से, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है। हमसे देखो बोर्ड ने क्या पूछा कि असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है। अब देखो, हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, संक्रामक रोग। अब देखो, बोर्ड ने सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने पूछा कि असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है। अब इसने ऑप्शन दिया है नीचे, संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग तो कभी असंक्रामक रोग हो ही नहीं सकती, दोनों अपोजिट नाम है, एक असंक्रामक रोग है, एक संक्रामक रोग है। हमें इन रोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो भी हमें ये तो पता है ना, कौन से संक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में फैलते हैं, कौन से असंक्रामक रोग होते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलते। यानी ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें एग्जामिनर हमें सिर्फ कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। अगर किसी को ये पता है संक्रामक रोग का प्रकार नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर दिख रहा था संक्रामक रोग। बोर्ड आजकल ऐसे ही हमारे दिमाग का टेस्ट ले रहा है, उतने हार्ड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। अब देखो, ये CHO तो एक बड़ी एग्जाम थी, हमारी तो बहुत लो लेवल की, लेवल 1 की एग्ज़ाम है। अब CHO एग्ज़ाम में इतने कम लेवल के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप सोच सकते हो आपके लेवल के प्रश्न तो कैसे होंगे। बोर्ड क्या करता है, बोर्ड हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, बोर्ड उन प्रश्नों का थोड़ा तरीका है ऐसा लाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका उत्तर गलत कर देते हैं। तो असंक्रामक रोग का प्रकार कौन सा नहीं है, संक्रामक रोग। आगे चलते हैं। डिप्थीरिया, ये हमने अपनी क्लास में पढ़ा था। डिप्थीरिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो डिप्थीरिया के लिए हमने एक टीका पढ़ा था, डीपीटी टीका पढ़ा था ना, डिप्थीरिया, परटूटिस और टी, काली खांसी वगैरह के लिए जो टीका डीपीटी का लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो हमें पता था डिप्थीरिया गले को प्रभावित करता है, गले में सूजन आ जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर क्या था, गला। इजी क्वेश्चन था। डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है, गला, याद रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग की बात हो रही है, मायक्स वायरस समूह के वायरस के कारण होता है।
यानी कोई संक्रामक रोग है जो वायरस जनित रोग है और वो मायक्सो वायरस फैमिली के द्वारा हो रहा है। हमें इतना पता चला है प्रश्न से। अब ये क्वेश्चन पढ़ने में तो बहुत हार्ड दिखाई दे रहा था कि कौन सा संक्रामक रोग मायक्सो वायरस समूह के वायरस के कारण होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा गया था। बोर्ड ने एक बार हमारे दिमाग के साथ खेलने का प्रयास किया है इसके अंदर। इसके आंसर देखते हैं। पहला आंसर है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है खसरा, चौथा है लेप्टोस्पाइरिस। अब जब हम प्रश्न को देखा तो हमें उत्तर नहीं आ रहा था, एक हार्ड क्वेश्चन लगा। लेकिन जब हमने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन देखना इसके ध्यान से। मलेरिया, ऑप्शन काट दिया करो। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा होता है। तो ये तो मच्छर जनित रोग है, यानी प्रोटोजोआ जनित रोग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोटोजोआ हमें किसका पूछा है? वायरस के कारण, यानी कोई वायरस जनित रोग है। ये मलेरिया तो किसका है? प्रोटोजोआ जनित रोग। दूसरा देखो हैजा, हैजा किससे फैलता है? हैजा विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु से फैलता है। यानी हैजा तो कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है हैजा? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से फैलता है। जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कोलेरा। तीसरा देखो लेप्टोस्पाइरिस, ये लेप्टोस्पाइरिस भी एक रोग है जो जीवाणु जनित रोग है। यानी ये तो पहला ऑप्शन तो है प्रोटोजोआ जनित रोग, हैजा और लेप्टोस्पाइरिस है जीवाणु जनित रोग। तीनों ऑप्शन कट गए। हमें किसका पूछा था? हमें वायरस जनित रोग पूछा था। हमें तो ये पूछा था वायरस जनित रोग है जो मायक्सो वायरस समूह के कारण होता है। तो इसमें वायरस जनित रोग तो एक ही दे रखा है, खसरा या मीजल्स। खसरा या मीजल्स जो मोरबेली वायरस के कारण फैलता है, वो मोरबेली वायरस होता है ना, वो मायक्सो वायरस समूह के वायरस का ही एक हिस्सा है। तो इसमें देखो कितना अच्छा प्रश्न था ये। इन्होंने हमारे साथ दिमाग के खेला है कि तीनों आंसर उन्होंने वायरस के दिए ही नहीं, सिर्फ एक आंसर दिया, वो था वायरस जनित रोग। तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है कि उन्होंने वायरस के कारण होने वाला रोग पूछा और ऑप्शन भी एक ही दिया जो कि वायरस जनित रोग था। तो इसका आंसर था खसरा। आगे चलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, हमने पढ़ा था किस पोषक तत्व की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी। आगे चलते हैं। देखो क्या पूछा है, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? हमने बहुत अच्छे से समझा था। हमने ये बात भी की थी कि ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स किसको बोलते हैं? हमने तीनों नामों की चर्चा की थी। चिकन पॉक्स को एक तो बोलते हैं चेचक, चिकन पॉक्स क्या बोलते हैं? चेचक बोलते हैं, या छोटी माता भी बोलते हैं इसको। चिकन पॉक्स का ही नाम है चेचक, या इसको छोटी माता बोलते हैं, जिसमें शरीर पे चकते से बन जाते हैं। तो ये कैसा रोग है? हमने बहुत आसानी से समझा था कि चिकन पॉक्स या चेचक हर्पीज वायरस के कारण होता है, यानी वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? चिकन पॉक्स। तो ये कैसा रोग था? विषाणु जनित रोग था। अभी बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलेगा। चिकन पॉक्स या चेचक कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। किस वायरस के कारण होता है? हर्पीज वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा? हर्पीज वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस। हमारे क्वेश्चन से क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था विषाणु। आगे चलते हैं। एक बार फिर हमारी ही क्लास से एक क्वेश्चन पूछा गया जो इजी क्वेश्चन था, यानी अक्षय रोग टीबी का कारण कौन सा जीव है? यानी जीवाणु जनित रोग है अक्षय रोग और टीबी, ये नाम भी आपको बार बार देखने को मिलेगा। अक्षय रोग या टीबी का कारण बनने वाला जीव कौन सा है? इसके भी ऑप्शन देखना, अपने आप कट जाएगा। एक है पर्टुसिस, एक है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये तो क्या है? डिप्थीरिया वाला रोग है, तो ये तो वैसे ऑप्शन कट गया, डिप्थीरिया था। ये माइक्सो वायरस है। हमें पूछा कि कौन सा है? जीवाणु जनित रोग पूछा है। इसने दिया क्या है? वायरस दिया है, तो वायरस तो पूछा ही नहीं, तो वायरस तो वैसे ही कट गया। ये डिप्थीरिया नाम आ रहा, तो ये दो ऑप्शन कट गए। देखो ऑप्शन काट के उत्तर किया करो, आपका क्वेश्चन सही होने के 100% चांस हो जाते हैं। अब ऑप्शन बचे दो, पहला बी पर्टुसिस और ट्यूबरकुलोसिस। हमें याद है पर्टुसिस तो होता है काली खांसी, डीपीटी का टीका लगता है, तो ये तो वैसे कट गया। अब बचा एक ट्यूबरकुलोसिस, यानी इसका नाम है अक्षय रोग टीबी, टी और बी, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, इसी के नाम में आ रहा था, तो एम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हम ऑप्शन काट के करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है और हमारे ये गलत होने का चांसेस नहीं होता। तो अक्षय रोग टीबी का कारण कौन सा जीव होता है? माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीव के कारण होता है टीबी रोग। और टीबी रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म याद रखना, बेसिलस बिसाइल कोलमेट ग्यूरिन, बेसिल कोलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी में। क्या होता है फुल फॉर्म? बेसिल कोलमेट ग्यूरिन। आगे चलते हैं। एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था, कुत्ते के काटने में प्राथमिक उपचार पहला कदम क्या है? कुत्ता काट लेता है, यानी रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से, पहला उपचार क्या है? जख्म पे ऊपर पट्टी बांध दें, छोटे घाव को नज़रअंदाज कर दें। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि नज़रअंदाज तो हम कर ही नहीं सकते। घाव को तुरंत कसकर पट्टी से ढक दें, घाव को ढकना तो वैसे भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। जख्म के ऊपर तुरंत
पट्टी बांध दे। कुत्ते के काटने में पट्टी बांधने का तो कोई वैसी रिवाज नहीं है। चौथा ऑप्शन है घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, यानी उसमें जो रेबीज वायरस होते हैं उनके कारण रेबीज रोग हो सकता है, तो घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना है। ऑप्शन नंबर डी था, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु रोधी दवा को पहली चमत्कारिक दवा के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सी किस जीवाणु रोधी दवा है जिसको पहली चमत्कारिक दवा के रूप में जाना जाता है। हमने बहुत अच्छे से बात की थी पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की हमने अच्छे से बात की थी। पेनिसिलिन एक जीवाणु रोधी दवा है जिसे चमत्कारिक दवा के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर था पेनिसिलिन। हमने हमारी क्लास में पेनिसिलिन के बारे में क्वेश्चन भी किया था और बात भी की थी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, फिर बोर्ड ने दिमाग को कंफ्यूज करने का काम किया है और क्वेश्चन को बहुत इजी पूछा है। देखो, असंक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या होता है। असंक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे में नहीं फैलते। इसमें देखो वायरस जनित रोग तो जैसे कोरोना आया था, एक दूसरे में फैलते हैं, तो ये ऑप्शन तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि ये तो सारे संक्रामक रोग होते हैं। जीवाणु जनित रोग भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, जो जीवाणु एक से दूसरे में चले जाते हैं, यानी वो भी संक्रामक हो सकते हैं। परजीवी वाले भी असंक्रामक तो नहीं, संक्रामक हो सकते हैं। अब देखो जीवन शैली, असंक्रामक रोग कब होते हैं, जब हमारा खान पान खराब हो, जीवन शैली खराब हो, यानी हम कोई नशे करते हो या कोई गुटखा तंबाकू का सेवन करते हो जिसके कारण जैसे कैंसर हो जाए किसी को, तो वो एक असंक्रामक रोग है। तो वो क्यों होता है, वो हमारे खान पान जीवन शैली के कारण हो रहा है। तो असंक्रामक रोग का मुख्य कारण क्या होता है, जीवन शैली। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, इसको भी गलत करने के कोई चांसेस नहीं थे, सिर्फ कंफ्यूज करने का काम कर रहा था। आगे चलते हैं। अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, हमारी कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो अब कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम करते हैं जो कल के एग्जाम में पूछे गए थे। यानी साइंस के क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगा, लगभग सारे क्वेश्चन हमारी ही क्लास से थे और वो क्वेश्चन इतने इजी थे कि हमने तो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी थे। उन्होंने सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने का कार्य किया है और क्वेश्चन उन्होंने कभी हार्ड नहीं पूछे। क्वेश्चन तो इजी ही पूछते हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ कन्फ्यूज करने का काम करते हैं। अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो, पहला पूछा गया शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या है। हम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं। मुफ्त सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हमने पढ़े थे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, यानी जो फ्री होते हैं, यानी मुफ्त वाले। तो शेयरवेयर मुफ्त दोनों अलग हैं, तो ये तो फ्रीवेयर होते हैं मुफ्त वाले। तो मुफ्त सॉफ्टवेयर शेयरवेयर नहीं होते। ये देखो सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, आजकल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है किसी का, तो सब्सक्राइब करके, तो वो तो सब्सक्रिप्शन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये हमने पढ़े हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए फ्री होते हैं और इसमें कोई भी इसको एडिट कर सकता है, बदलाव कर सकते हैं, तो ऐसा तो शेयरवेयर में होता नहीं। ये तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो अलग होता है। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमने एक पढ़ा था प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, यानी किसी के पास उसके शेयर होते हैं, यानी उसके पास उसका लाइसेंस होता है। उसमें क्या करता है, वो हमें ऐड दिखाता है कि ये सॉफ्टवेयर है, हम उसको एक दिन यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के बाद हमें वो अच्छा लगे तो हम उसको खरीद सकते हैं, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। खरीदने से पहले आजमाने वाला सॉफ्टवेयर, बाद में इसमें कीमत चुकाई जाती है। ये हमने अपनी क्लास में बहुत अच्छे से समझे थे। यानी फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर तो मुफ्त होते हैं हमेशा के लिए, सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन वाले नाम से ही होते हैं। ओपन सोर्स भी सभी के लिए फ्री होते हैं, कोई भी इसको एडिट कर सकता है। एक तो या तो प्रोप्राइटर नाम आ जाए या शेयरवेयर आ जाए, दोनों ये सेम ही नाम है। इनको खरीदने से पहले हमें आजमाने का मौका भी मिलता है, बाद में हमें इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले के पास इसका लाइसेंस होता है। तो ये थे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, हमारी क्लास से था, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब देखो दोबारा कंफ्यूज किया है बोर्ड ने, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर की व्यापक श्रेणियों में से नहीं है, यानी इनमें से कौन सी श्रेणी सॉफ्टवेयर की श्रेणी नहीं है। अब देखो बोर्ड कितना कंफ्यूज कर रहा है। हमने सॉफ्टवेयर की श्रेणियां पढ़ी थी, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे हमने, एक एप्लीकेशन यानी ऐप जितने भी थे वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम ये दोनों हमने पढ़े थे। और प्रोग्रामिंग टूल भी हमने पढ़ी थी, ये भी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, जिसमें हमने पढ़े थे कंपाइलर, यानी जो भी हमने ट्रांसलेटर पढ़े थे ना भाषा वाले, वो सारे प्रोग्रामिंग टूल का हिस्सा है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर था, असेंबलर था, इंटरप्रेटर था। ये तीनों ऑप्शन तो क्या थे, सॉफ्टवेयर थे। अब देखो क्वेश्चन, ये हमें जरूरी नहीं है इन तीनों ऑप्शनों के बारे में पता ही हो, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा गया था। सॉफ्टवेयर की श्रेणियां पूछी थी और यहाँ कह दिया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों नाम तो अलग होते हैं, हार्डवेयर कभी सॉफ्टवेयर होते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही गलत था। तो इसका आंसर तो सीधा ही था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हमें चाहे इन तीनों ऑप्शनों का नहीं पता हो, लेकिन एक ही ऑप्शन पता हो हार्डवेयर का, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है। हमने भाषा प्रोसेसर पढ़े थे, ट्रांसलेटर पढ़े थे। विंडोज़ 10 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स हमने पढ़ा है, कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है, वो फाइल को एडजस्ट करने वाला होता है, ये भी
उसी का उदाहरण हमने भाषा के 3 पढ़े थे, कंप्रेसर के उदाहरण यानी भाषा प्रोसेसर के उदाहरण कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था हमने कंपाइलर, एक पढ़ा था हमने इंटरप्रेटर, एक पढ़ा था हमने असेंबलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरे वाक्य को ही बदलता है, यानी किसी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है और पूरे को एक साथ बदलता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो एक एक लाइन को बदलता है। और असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो अपनी क्लास का क्वेश्चन था, भाषा प्रोसेस का उदाहरण पूछा था, तो कंपाइलर सीधा आंसर था। आगे चलते हैं। देखो, डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस सीपीयू के साथ संचार करते हैं। डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस सीपीयू के साथ कैसे संचार करते हैं? यानी डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस यानी डायरेक्ट इनपुट डिवाइस को हम सीपीयू के साथ कैसे जोड़ते हैं? इसका प्रश्न ऐसे बन रहा था। यानी ये क्वेश्चन को हम जब आसानी से समझते हैं, यानी साधारण भाषा में सोचें, तो ये प्रश्न था कि डायरेक्ट जो इनपुट डिवाइस होती है उनको सीपीयू के साथ कैसे जोड़ते हैं। तो देखो, स्वतंत्र रूप से डेटा प्रोसेस करके, वायरलेस, ये दोनों तो ऑप्शन सेम ही है, तो हो ही नहीं सकते। क्लाउड सिस्टम तो स्टोरेज के लिए होता है, वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से नहीं जुड़ते। अब डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइस कौन से होते हैं? इनपुट करने वाले माध्यम है, देखो सीपीयू हो गया, सीपीयू में जोड़ने वाले देखो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और भी जो ही हो गए, OMR, MICR, ये जो भी हैं, इनको हम कैसे जोड़ते हैं सीपीयू के साथ? अब देखो, चलो माउस को जोड़ रहे हैं हम या कीबोर्ड को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को सीपीयू के हम तार के माध्यम से जोड़ते हैं, केबल के माध्यम से सीपीयू में जोड़ देते हैं। USB केबल हो सकती है और हो सकती है, तो इससे जोड़ देते हैं। तो सीधा केबल कनेक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन था, सीधा केबल के साथ जोड़ते हैं। हम इनको आसानी से पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास इनपुट और आउटपुट को लेकर आ रही है, तो उसमें हम इन चीज़ों को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक, यानी कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक क्या होते हैं? ये तो सबको पता है, स्टोरेज डिवाइस होती है, सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होता है। स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, ये तीनों तो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटक हैं। पावर सप्लाई इसका दूसरा घटक है, यानी अस्थायी घटक हैं, सेकंड घटक, द्वितीय घटक बोल सकते हैं अपन। तो स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी, ये कंप्यूटर के प्राथमिक घटक हैं। तो कौन सा नहीं है? पावर सप्लाई। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है? ये भी हमारी क्लास का क्वेश्चन पूछा गया था। साइबर अपराध हमने अच्छे से उनको अलग अलग करके पढ़ा था। साइबर अपराध वाले जो मोलवेयर थे उनको पढ़ा था ना, तो वायरस फैलाना या मोलवेयर फैलाना, इन सबको अलग पढ़ा था। वायरस को अलग पढ़ा था, वर्म को अलग पढ़ा था, मोलवेयर को अलग पढ़ा था, इन सबको हमने ऐड वाले को अलग पढ़ा था, सबको अलग अलग पढ़ा था। तो साइबर अपराध के तहत कौन सा कार्य आता है? मोलवेयर फैलाना या वायरस फैलाना। दोस्तों को ईमेल भेजना तो कुछ था ही नहीं इसमें। आंसर देखो, म्यूजिक स्ट्रीम, म्यूजिक सुनना भी कोई अपराध नहीं है, वेब यानी नेट पे कुछ सर्च करना भी कोई अपराध नहीं है। तो एक ही था वायरस फैलाना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सीपीयू के रजिस्टर के बारे में सत्य नहीं है? सीपीयू का पार्ट होता है एक रजिस्टर, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमारी क्लास अभी आई नहीं है। सीपीयू के रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है? इसके ऑप्शन देखना, ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। बिल्कुल, जो रजिस्टर होता है ना, वो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। बिल्कुल सही बात थी। ये आकार और संख्या में सीमित होते हैं। बिल्कुल सही बात थी। सीपीयू चिप का हिस्सा होते हैं, क्योंकि सीपीयू का ही पार्ट होता है रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या होती है? एक छोटी सी मेमोरी होती है, यानी छोटी सी आकार की होती है, अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर करती है। लास्ट ऑप्शन में इन्होंने कह दिया, ये डेटा और निर्देशों के लिए दीर्घकालिक संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं, यानी आगे के लिए बहुत दिनों बाद में यूज करने के लिए स्टोर करने वाली मेमोरी होती है रजिस्टर, ऐसा इन्होंने बोला है। हम दीर्घकालिक स्टोर के लिए तो हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत था। तो इन्होंने रजिस्टर के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन गलत तो कौन सा है? डी ऑप्शन। अब रजिस्टर के बारे में याद रखना, ये डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, आकार संख्या में सीमित होते हैं, सीपीयू चिप का हिस्सा होते हैं। आपके एक सीपीयू का क्वेश्चन पूछा ही जाना है, चाहे उसमें सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाए, चाहे रजिस्टर के बारे में पूछा जाए, चाहे कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछा जाए। ये हमारी क्लास में हम बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। ये देखो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दो विशेष प्रकार की इंडेंटेशन क्या होती है या कौन सी होती है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है तो दो विशेष प्रकार की इंडेंटेशन होती है। हमें समझना था इंडेंटेशन क्या होती है। बोल्ड और इटालिक, ये क्या है? बोल्ड और इटालिक हमें पता होनी चाहिए। फॉन्ट के आकार हैं, इंडेंटेशन तो नहीं है ना, फॉन्ट के आकार कट गया था। बाएं और दाएं, सेंटर और जस्टिफाई, ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? ये अलाइनमेंट के प्रकार हैं। अलाइनमेंट के प्रकार कौन से हैं? बाएं और दाएं, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट के प्रकार हैं। बोल्ड और इटालिक ये फॉन्ट के हैं। तो ऑप्शन बच गया
डी, इसका आंसर था डी, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। इसमें क्या करते हैं, इंडेंट सेट किया जाता है। इसमें हम जब कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि इस लाइन को हम बीच से शुरू करते हैं, यानी पैराग्राफ कोई लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते थे तो हम शुरू करते थे उसको अच्छे से लिखने के लिए आधी लाइन से स्टार्ट करते थे, यानी थोड़ा आगे से स्टार्ट करते थे, यानी हम उसमें इंडेंट सेट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या थोड़ी जगह छोड़कर आगे से स्टार्ट किया जाता है, हैंगिंग में भी थोड़ा पैराग्राफ को उसी सिद्ध में सेट किया जाता है। तो इंडेंट वाले ऑप्शन कौन से थे, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रण इकाई, अब सीपीयू में एक तो था रजिस्टर यानी तो मेमोरी थी अस्थायी, अब एक होती है नियंत्रण इकाई जिसको सीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। तो क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा कार्य सीपीयू में नियंत्रण इकाई यानी कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है। एक तो रजिस्टर था उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसका कंट्रोल सीयू का पूछा जा सकता है। तो सीयू क्या करती है, देखो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का काम तो कौन करती है, रजिस्टर करती है। अभी हमने पढ़ा कौन करता है, रजिस्टर। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, रजिस्टर याद रखना। गणितीय संचालन। अब सीपीयू के पार्ट कौन से होते हैं, एक होता है एएलयू, एएलयू भी होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है, गणितीय संचालन करता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त करना, ये तो वैसे ही कोई सेट नहीं हो रहा। अब देखो अनुक्रमिक निर्देशन निष्पादन को नियंत्रित करना, बिल्कुल कंट्रोल यूनिट नाम है, नियंत्रण नाम है, तो ये तो नियंत्रण तो करेगा ही, नियंत्रित करना। और डेटा प्रवाह को मार्गदर्शित करना, यानी इसका कार्य होता है कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल करना और मार्गदर्शन करना। नाम से अर्थ स्पष्ट है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अब देखो रजिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं सीपीयू में, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एएलयू के बारे में पूछ सकते हैं यानी गणितीय संचालन कौन करता है, या कंट्रोल यूनिट के बारे में पूछ सकते हैं। इन चारों 500 बातों से एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। आएगा क्या, आना ही है। हम जब सीपीयू की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद आप इन क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करेंगे। अब ये 20 क्वेश्चन आए थे कल, जो मैंने एनएचएम सीएचओ के एग्ज़ाम से उठाए हैं। इन क्वेश्चनों को देखकर आपको क्या लगा, ये क्लास आज मैं क्यों लेकर आया, यानी क्लास से हमारी क्लास में जो प्रश्न हम कर रहे थे, प्रश्न तो वहीं से उठ के आ रहे हैं। हो सकता है किसी पर्सन की उन्होंने भाषा चेंज की हो। अब जो भाषा चेंज करने वाला क्वेश्चन है उसको में तो आप ये कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जा रहा है। अब जब सीएचओ इतनी बड़ी एग्जाम थी उसके अंदर भी कोई क्वेश्चन कंप्यूटर और विज्ञान का हमारी क्लास से बाहर नहीं गया, यानी जो चैप्टर हमारी 4th ग्रेड भर्ती में दिए गए हैं, उन 4th ग्रेड भर्ती के जो चैप्टर थे उनसे जो भी क्वेश्चन बने वो सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से थे लगभग। हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भाषा को चेंज करके दिया गया हो, वो भाषा को चेंज करने वाला सिस्टम तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पहले तो पढ़ा करो, उसके बाद उनके ऑप्शनों को जब करो ना तो उनके चारों ऑप्शन को पहले पढ़ के फिर उनके आंसर काटा करो। जब 2 ऑप्शन तो ऐसे आते हैं तो बिल्कुल नहीं मैच करते, वो कट जाते हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं। आप उन 2 ऑप्शन को पर्सन के साथ मैच करने की कोशिश किया करो, थोड़ा अपनी मेमोरी को रिकॉल किया करो, तब आपको पढ़ी हुई चीज़ें वापस याद आ जाएगी और आप उस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाओगे। क्वेश्चनों को समझ के अच्छे से तैयारी करें। ये पेपर सीएचओ का बोर्ड के द्वारा ही लिया गया था, तो हमें इससे ये तो पता चलेगा कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है। जब बोर्ड इतनी बड़ी एग्ज़ाम में इतने इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपनी एग्ज़ाम तो लेवल फर्स्ट की है, तो उसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। 4th ग्रेड में क्वेश्चन इजी ही आने हैं, बस आपको तो 2 काम करने हैं। एक तो थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, एक आप आंसर को काटते हुए चला करो। जब हम जब प्ले लिस्ट के आगे वाला ऑप्शन है पोस्ट, उसमें जब आप जाते हो यूट्यूब पे, तो हम वहाँ डेली 10-15 क्वेश्चन डालते हैं। आप उनका जवाब दिया करो अच्छे से, और जवाब ऐसे नहीं देना है, जवाब आपको सोच के देना है कि कौन से ऑप्शन तो कट गए और कौन सा ऑप्शन बचा है जो हमें जवाब देने हैं। ये क्वेश्चन हमारी ही क्लासों से होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर वो क्वेश्चन आपके 100% राइट होते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 5 और 5 कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे और 5 विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 10 क्वेश्चन सही होने के 100% चांसेस हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, इजी पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आप पोस्ट पे डेली जाया करो, वहाँ 10-15 क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी डेली प्रैक्टिस किया करो। ये आज सीएचओ की क्लास लेके आने का एक यही उद्देश्य था कि आप प्रश्नों को देख सकें कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब कैसे देने हैं और कैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। मेन क्या था, कैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ऐसे दे रहा है बोर्ड कि वो बिल्कुल प्रश्न को इजी बना रहे हैं, लेकिन हमें उन ऑप्शनों को समझना है। आई होप ये क्लास आपकी तैयारी में
कुछ और मदद करेगी। आपको प्रश्न को समझने का ढंग बदलेगा, जिससे आप प्रश्नों को अच्छे से समझ के उसके आंसर काट के बहुत अच्छे से जवाब दे पाओगे। आई होप आप आज की क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर क्लास इनपुट और आउटपुट आउटपुट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।